चावल है और तब उसका सप्लाई होता है, तो मिलर को मिल नहीं रहा है, और मिलर को जब मिल नहीं रहा है तो पैक्स से धान ले नहीं रहा है, और जो पैक्स में धान पहले से पड़ा हुआ है तो किसानों का धान वो खरीद नहीं रहा है। तो इसमें हजूर हमारा ये कहना है कि सारी व्यवस्था जो हम बताए हैं उसको दुरुस्त करने का और आवंटन केंद्र सरकार से बढ़ाने और धान वसूली किसानों से धान लेने के लिए ये समय वृद्धि, ये तीनों का जवाब हमको चाहिए। पहले तो क्वेश्चन वाले का जवाब चाह रहे मिल जाएगा तो क्या जरूरत है? सभापति महोदय, महेश्वर सिंह जी का जो प्रश्न है वो किसानों के हित में, और सरकार भी लगातार किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध है। लेकिन दो बातों की उन्होंने अपने प्रश्न में चर्चा किया। एक किया कि हमारे यहाँ फैक्ट्री नहीं है जो हमको चावल, पौष्टिक चावल मिलाती है, तो क्या सरकार भविष्य में इस तरह की फैक्ट्री लगाने की चिंता करती है? क्योंकि पहले दिल्ली से आता था, आसाम से आता है, 15 दिन लगाता है मिलर में जो राइस मिलता है। एक प्रश्न आपका वो है। दूसरा प्रश्न था कि 28 सुन लिया जाए थोड़ा सा। हमारा एक प्रश्न है, वो बिहटा में भी बनता है, वो चावल जो FRK है बिहटा में भी बनता है, आसाम से भी मंगाते हैं, लेकिन लैब नहीं है आपके पास, उसको आप दिल्ली भेजते हैं और दिल्ली से पहले 24 घंटा में वो जांच होकर आके मिलर के पास चला जाता था, लेकिन अब 15 दिन 20 दिन में वह बैच जांच होके आता है, तो मिलर के पास धान पड़ा हुआ है, वो किसान से वो पैक्स से धान नहीं लेता है, और जब पैक्स का धान नहीं उठता है तो वो किसान से लेने के लिए तैयार नहीं है। यही मूल कठिनाई है। ये FRK जो चावल है सर, ये टेंडर प्रोसेस से होता है और भारत सरकार इसके में इन्वॉल्व रहती है, क्योंकि ये जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के पास प्रोक्योरमेंट के बाद जाता है, तो उसमें बिहार सरकार की बहुत भूमिका नहीं है। लेकिन जहां तक लैब के लिए आप महेश्वर भाई कह रहे हैं, उसके लिए सरकार चिंतित है कि हम पटना में लैब भविष्य में लगाने पर विचार कर रही है। और जो इनका दो प्रश्न है कि चावल जो है वो 1 किलो में 5% ज्यादा ले लेता है, वो 1 क्विंटल में, ये जनरलाइज क्वेश्चन है सर। अगर स्पेसिफिक किसी के बारे में वो लिखेंगे कि यहाँ पर इस जिले में हो रहा है, तो उसको जांच कराकर उस पर कार्रवाई करेंगे। एक मिनट प्रश्न, आपका प्रश्न पूरा जनरलाइज क्वेश्चन है। दूसरा बात है सभापति महोदय कि 25-26 के अंतर्गत हम लोगों को 36.85 का हम लोगों को टारगेट है, और टारगेट हमारा 10 घटाया गया है। पहले हमारा 45-46 था। हम सदन को बताते हुए प्रसन्नता है कि माननीय खाद्य आपूर्ति मंत्री जी ने खुद जाकर अपने सचिव के साथ भारत सरकार के मंत्री से न सिर्फ मुलाकात की, उन्होंने अपनी समस्या से अवगत कराया। सरकार अगर संवेदनशील नहीं रहती, आपके प्रश्न आने के पहले खुद मंत्री जी गए और उन्होंने भारत सरकार के मंत्री से बात किया। मंत्री ने आश्वासन दिया कि आप अपना टारगेट पहले कवर कर लीजिए, 28 तारीख तक कितना होता है हम इस समय को भी बढ़ाएंगे, और साथ साथ लक्ष्य को भी बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। तो पूरी तरह से सरकार किसानों के हित के ध्यान में रखते हुए न सिर्फ सरकार बल्कि माननीय मंत्री गण संवेदनशील है। और दूसरी बात जो कहते हैं कि 4-4, 5-5 दिन में हम पेमेंट 45-45 दिन हो जाता है, तो अभी तक 27.7 लाख मीट्रिक टन, जो लक्ष्य का लगभग 73.39% है, धान का क्रय पैक्स और व्यापार मंडल के माध्यम से कर लिया गया है, और प्रति क्विंटल की दर से संबंधित किसानों के खाते में भुगतान 90% कर दिया गया है। जैसे ही हमारा एक्सेप्टेंस होता है, हम 48 घंटा के अंदर उनको डायरेक्ट DBT ट्रांसफर करते हैं। इसीलिए वो व्यवस्था अब नहीं रह गई जो 15-20 बरस पहले था, तो प्रोक्योरमेंट ही नहीं होता था। अब जो लोग सप्लीमेंट्री पूछ रहे हैं, उनको तो इस सब का ज्ञान नहीं था कि कैसे होता है प्रोक्योरमेंट, कैसे होता है क्या। ये तो माननीय नेता नीतीश कुमार ने अपने शासन काल में
प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था की, किसानों को समर्थन मूल्य की व्यवस्था की, और इस प्रदेश में कैसे हमारे किसान आर्थिक रूप से सबल हो उसकी व्यवस्था की है। महोदय, पहले तो हम आसन को आग्रह करते हैं कि जो दूसरे के ज्ञान के बारे में बखान कर रहे हैं कि उनको कोई ज्ञान ही नहीं है, तो हम भी जानते हैं कि उनका नकली डिग्री कैसे मिला है, तो इसलिए उसमें बताने की जरूरत नहीं है जो और कैसे वो प्रोफेसर बने हैं। हम चैलेंज करते हैं कि ये सदन में मेरे डिग्री को नकली साबित करे, नहीं तो विधान परिषद से इस्तीफा दे। महोदय, हम चुनौती देते हैं, पूरा हम चुनौती देते हैं, या तो महोदय, मेरे डिग्री को नकली साबित करे और नहीं तो विधान परिषद से मेरा इस्तीफा पूरक दे। सवाल है धीरे महोदय, हमारा पूरक सवाल ये है, इसको निकाल दीजिए। सभापति महोदय, इसको पहले निकाल तो ये दीजिए। मेरे डिग्री को नकली साबित करे, नहीं तो विधान परिषद पहले आना तो बंद ये करे। साबित करें ठीक। कि सप्लीमेंट्री पूछने वाले को ज्ञान नहीं है, पहले ये साबित करें। सप्लीमेंट्री पहले आप- ये क्या हमने आप कहा बोले कि जो सप्लीमेंट्री पूछने वाले हैं, बीच में अटक देखिए रहे हैं। अभी आप हम सप्लीमेंट्री पूछ रहे हैं, चिट्ठा सप्लीमेंट्री वो पूछ रहे देखिए हैं। आपके पूरे डिग्री का पूरे अभी- तुरंत निकाल देंगे। दीजिए ना भाई, जानते हैं अरे दीजिए ना। अशोक कुमार कौन है? अशोक कुमार अरे चौधरी यार, कौन क्या है? फालतू ये का हमको बात पता दीजिए है। ना भाई। आप इसलिए लोग- अगर आप आप लोग पर्दे में आपसी रहने झगड़े दो, को पर्दा क्या ना आते हैं? उठाओ। ये ठीक नहीं है। राजनीतिक जीवन ये से पर्दे आपसी में रहने झगड़े को यहाँ दीजिए। पर मत उठाए, सब तो- निकाल दीजिए। तो सजूर मेरा सब निकालिए। मेरा नहीं। सप्लीमेंट्री सीधा है कि जब आप अभी ये बोल रहे हैं कि लक्ष्य का मैंने 28% मात्र खरीद किया है, तो हम वही जानना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से कि आप ये 10-11 दिन में आप बाकी जो आपका टारगेट है जो गत वर्ष से भी कम है, प्रोडक्शन मेरा ज्यादा हुआ महोदय। इस बार पूरे बिहार में धान सबसे ज्यादा हुआ और मेरा लक्ष्य घट गया। इस पर मेरा बहस नहीं है महोदय। आपने जो टारगेट फिक्स किया 36,85,000 टन, उसमें आप खुद कह रहे हैं कि हम मात्र लक्ष्य जो मेरा लक्ष्य है वो 28% हमने अभी तक खरीदा है। तो हम वही सरकार से जानना चाहते हैं कि आप 10-11 दिनों में आप कैसे बाकी धान का खरीद कीजिएगा, यही तो हम जानना चाहते हैं। पहला। दूसरा हजूर, जो एफआरके की बात चला कि हमारा ये दिल्ली से आता है, अब विलायत से आता है, हर एक जिला में एफआरके का प्लांट लगा हुआ है महोदय। दुर्भाग्य ये है इस बिहार का कि इन्हीं का विभाग, मेरे पास 4 चिट्ठी है, उन्होंने खुद लिखा है कि हर एक पैक्स अध्यक्ष वालों से 40 रुपया प्रति किलो के दर पर उससे अलग से रिश्वत मांगा जा रहा है। इनका सरकारी पदाधिकारी लोगों ने चिट्ठी लिखा, कटिहार ने रिश्वत लिखा। मांगा जाता है, ऐसी चिट्ठी लिखी जी है। सर, हम अगर इजाजत हो तो इनके ऑफिस का, इनके पदाधिकारी का जो चिट्ठी नहीं, वो है, चिट्ठी रखिए हम ना। सर इस और तरह हम की दोनों चिट्ठी रखिए यहाँ। हम दोनों चिट्ठी अभी हम पटल पर रखते हैं महोदय। हाँ, पटल पर इनका रखिए। पदाधिकारी खुद बोल रहा है महोदय कि रिश्वत मांगा जा रहा है, शांति। रिश्वत। इनका हाँ। पदाधिकारी अच्छा महोदय। सुनिए, ठीक है। हाँ। माननीय 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 महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूरक पूछा है उसका जवाब तो माननीय मंत्री जी देंगे, लेकिन एक चीज हम जरूर आसन से अनुरोध करना चाहेंगे, ये आपके नियमावली में भी है, कोई स्पष्ट आरोप मंत्री तो मंत्री हैं, किसी सदन के सदस्य के ऊपर भी अगर लगाना हो तो पहले कागजात दस्तावेज आपको दिखा के इजाजत ली जाती है। उसके पहले उसके बिना जो आरोप किसी मंत्री या किसी सदस्य पर चाहे इधर से या चाहे उधर से लगाया जाता है, नहीं, ये बीच में मत बोलिए। ये बैठे बैठे मत बोलिए बीच में। ये परंपरा रही है कि ऐसी बातों को सदन की कार्रवाई से निकाल दिया जाता है। ये तो हम पहले ही अनुरोध हम बोल चुके हैं कि करिए, निकाल निकाल दीजिए। दीजिए। पहले ही बोल चुके हैं, इसको निकाल दिया जाए। अगर ठीक है। आसन का नियमन हो तो जो सरकारी चिट्ठी है इनके विभाग का, जिसमें पदाधिकारियों ने स्पष्ट लिखा है कि प्रत्येक पैक्स अध्यक्ष से रिश्वत मांगी जा रही है फार्के सप्लाई करने के लिए 40 रुपया प्रति किलो, वो ये चिट्ठी अधिकारियों ने लिखा है। जी, इनके पदाधिकारी आप ने इस लिखा पत्र को ले आकर है। ये रखिएगा। दोनों पत्र हम लिखने यहाँ लेके रखिएगा तो बेचारों दूसरी को। बात ठीक, महोदय, आगे बढ़िए, अब कुछ नहीं। नहीं महोदय, हमारा जवाब कहाँ मिला? जब अभी तक 28% मात्र आपने टारगेट पूरा किया है, तो ये 10 दिनों में आप हाँ? कैसे टारगेट पूरा किया? ये पूरे बिहार का मामला है महोदय, पूरे बिहार का मामला है, और ये साधारण मामला नहीं है महोदय, ये साधारण मामला नहीं है
महोदय अब नहीं महोदय, आएगा, नहीं ये आएगा। सुधारण नहीं श्रीमती है शशि यादव, महोदय। माननीय मंत्री, सभापति महोदय एक बात एक उत्तर दे देते हैं, इनको अपग्रेड कर देते हैं। हाँ, एक बार जवाब दे दीजिएगा। ये समय वृद्धि 10 दिनों में नहीं टारगेट पूरा होगा, तो समय वृद्धि के लिए सरकार क्या कर रही है? आगे 31 मार्च तक बढ़ाने का विचार है? सर देखिए, ये तो भारत सरकार के साथ माननीय खाद्य आपूर्ति मंत्री ने स्वयं जाके बात किया है और उन्होंने सहमति दी है कि मैं समय बढ़ाऊंगा। अब कितना समय बढ़ता है, क्या बढ़ता है, और टारगेट के लिए भी आश्वासन दिया है कि हम आपके टारगेट को पहले कितना बोलेंगे भाई, आप जवाब देने दीजिए ना सर। आप मंत्री बोल रहे हैं, उसी बीच में खड़ा हो जाते हैं। एक तो है कि इनको नहीं एक मिनट, इनको हिंदी समझ में आता है, अंग्रेजी में समझ में आता है, संस्कृत तो अगली बार बता देंगे तो मंत्री उसी भाषा में बोलेगा। हमने कहा कि हमारे अचीवमेंट जो है वो 73.40% है, ये 28% पर लगे हुए हैं। सप्लीमेंट्री सुनना नहीं चाहते हैं क्योंकि इनको तो टारगेट करना है, इनको सरकार से जवाब नहीं लेना है, इनको टारगेट करना है। हमने कहा कि हमने लक्ष्य का 73.40% जो हमारा लक्ष्य है 3.96 का जो हमारा लक्ष्य है उसके 27.7 लाख मीट्रिक टन हमने अचीव कर लिया है। और हमने माननीय मंत्री ने भारत सरकार के मंत्री से जाके बात किया है कि हमके लक्ष्य को भी बढ़ाया जाए और हमारे समय को भी बढ़ाया जाए। तो और हम कह रहे हैं कि हम 90 दिन में सभी लोगों को 90% जितने लोगों का हमने लिया है 76% में 90% किसानों को 48 घंटा में हमने पेमेंट कर दिया है। महोदय, पंजाब हमसे छोटा राज्य है महोदय, 150 लाख टन उसका लक्ष्य है, 150 लाख टन। आपका लक्ष्य कितना है? मात्र 36.85 आप अपने स्टेट के बारे में पूछ रहे हैं, वही तो कि बोल रहे पंजाब हैं के बारे में पूछिएगा। कि जब इसको छोटा चलिए राज्य आगे का बढ़िए। लक्ष्य बढ़ सकता है श्रीमती महोदय, शशि यादव, अपना क्यों नहीं बढ़ सकता, वही तो हम बात जल्दी, जानना चाह रहे बैठिए हैं। बैठिए बैठिए बैठिए। महोदय, हाँ, मैं बोलिए। ये जानना चाहती हूँ महोदय कि रोहित कुमार जो विशेष सर्वेक्षण कर्मी है, जिन्हें कि उनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी और वो फिर हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से ये आदेश है, मैं सदन के पटल पे रख दूंगी, उन्हें नौकरी सेवा में बहाल करने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया, बावजूद उनकी सेवा बहाल नहीं हुई और जवाब में आप आंशिक स्वीकारात्मक कहते हैं और उन पर आरोप लगाते हैं कि वो ऐसे ऐसे कर्मियों को बहलाने और बहकाने का काम किया। तो महोदय, अगर क्योंकि याद होगा तमाम विशेष सर्वेक्षण कर्मी आंदोलन में गए थे और वो भी अपनी समस्याओं को लेकर के आंदोलन में गए थे, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ महोदय कि अगर सरकार एक कर्मी से अगर इस कदर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट करेगी तो ये तो मुझे सही नहीं लगता। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह आग्रह करना चाहती हूँ कि हाईकोर्ट का भी जो नियम है उसे आप मानते हुए, उनके आदेश को मानते हुए उनकी सेवा को बहाल किया जाए। मैं ये रखती माननीय हूँ। मंत्री ने कहा कि उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। जी, मैं आदेश दी हूँ, वो ऑर्डर आप तो ठीक है, देख लिया जाए। मंत्री देख लीजिएगा उनको। जी, ऑर्डर देख ठीक लिया है। जाए, ठीक- वो ठीक है, ऑर्डर ठीक है। आप दिए हैं तो हम उसमें दिखवा लेते विचार हैं। कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। माननीय सदस्य श्री सौरभ कुमार और सुनील कुमार सिंह और बंशीधर ब्रजवासी, तीनों आदमी का प्रश्न। महोदय, ये बिहार के जितने भी पैक्स अध्यक्ष हैं उनके मानदेय को लेके एक संचिका बन चुकी है। मानदेय की जो संचिका है वो लोकवित्त समिति के अनुमोदन हेतु वो गई है विभाग में। तो बस मेरा ये संज्ञान में लाना था कि जो संचिका बन के गई है 25/8/2025 को गई है, उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, संचिका वहीं रुकी हुई है। अगर विभाग उसको संज्ञान में लेके उस संचिका को लोक वित्त समिति से अनुमोदन करा लेता है तो उनका जो मानदेय है वो मिलने लगेगा। यही चीज को मैंने संज्ञान में लाया है। हाँ, ना कि आपका नाम है। नियम क्या कहता है हजूर, इस पे अब हम ज्यादा नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए कि इस पर फिर लंबा बहस हो जाएगा। ये नियम से ज्यादा हजूर मानवता के आधार पर जो वैसे आपके पैक्स प्रबंधक जो राज्य के अनेक महत्वाकांक्षी योजना है उसको इंप्लीमेंट करने में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है महोदय।
उनके भी बाल बच्चे हैं, उनके भी परिजन हैं। ये राज्य सरकार कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको मानदेय देने का काम नहीं करती है। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत भी बुजुर्गों को, विधवाओं को भी मानदेय रूप में दिया जाता है। मात्र एक यही ऐसा क्षेत्र है, 8463 पूरे बिहार में पैक्स है महोदय। सभी जगह प्रबंधक काम कर रहे हैं। धान अधिप्राप्ति हो, आपका बीज हो, खाद हो, सभी काम में उनकी संलिप्तता रहती है। अब स्थिति यह है हजूर कि राज्य सरकार का यह कहना है इसमें जवाब में कि ये स्वायत्त संस्था है और इसका प्रबंध समिति ही इसका वेतन का भुगतान करेगी। हुजूर, इसमें बड़ा ही सहानुभूति पूर्वक उसके ऊपर विचार करने की जरूरत है कि बिहार का संभवतः 1000 भी पैक्स ऐसा नहीं है महोदय जो लाभ में है। जब वो लाभ में नहीं है तो अपने कार्मिकों का भुगतान महोदय कैसे करेगा? इसके पीछे भी अनेक कारण है। ब्याज का उसको अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है, विलंब से पैक्स को रुपया मिलता है तो वो अपने कर्मचारियों को मानदेय नहीं दे पाता है। इसलिए मेरा सरकार से आपके माध्यम से आग्रह है कि जो अनेक पित्त पत्र लिखे गए, पीछे भी जो सहकारिता मंत्री है महोदय, उन्होंने भी इनके पक्ष में पित्त पत्र भेजा है। ये भी पत्र है मेरे पास, अनेक पत्र है, सभी लोगों ने इसको भेजा है। और जैसा हमारे साथी ने भी बताया कि लास्टली चूंकि आचार संहिता लग गया महोदय, इसलिए वो पिछले बार 2025 में कैबिनेट में नहीं जा सका। इसलिए मेरा महोदय आसन से, आप चूंकि सर ऐसे जगह पर हैं कि आपका अगर नियमन हो जाए सरकार को कि भाई सभी क्षेत्र में आप सभी को मानदेय दे रहे हैं, तो भाई ये अछूता क्यों है, ये पैक्स प्रबंधन का अछूता क्यों है? इसके पीछे भी परिवार है, इसके भी परिजन है महोदय। यही हमारा आग्रह है। आप सभापति महोदय, पैक्स एक सेल्फ इंडिपेंडेंट बॉडी है और सरकार ने पैक्स को ही ताकत देने के लिए ये जो प्रोक्योरमेंट की स्कीम्स है इसको शुरू कराया पैक्स के माध्यम से कि उससे जो कमीशन मिलेगा उससे पैक्स स्वावलंबी होगा। उसके अलावा वर्तमान में पैक्स को आर्थिक रूप से बनाने हेतु व्यावसायिक गतिविधियां, अधिप्राप्ति कार्य, उर्वरक व्यवसाय, बीज कीटनाशक व्यवसाय, जन औषधि केंद्र, पेट्रोल पंप, कॉमन सर्विस केंद्र, सहकारी बैंकों के डीएमए कार्य आदि संपादित करने हेतु प्राथमिकता दिया गया है कि इन सब के माध्यम से वो फाइनेंशियली वेल ऑफ होंगे और अपने कर्मचारी को जो साथ में उनको दिया जाएगा। लेकिन माननीय सदस्यों ने जो बात कही है उस पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी भविष्य में। लेकिन अभी कोई ऐसी कार्य योजना अब सरकार के पास लंबित नहीं है, लेकिन भविष्य में सरकार विचार करेगी। महोदय एक मिनट महोदय, माननीय मंत्री जी ने, अब चूंकि क्या है कि ओरिजिनल बात बोलेंगे तो इनको बीपी बढ़ जा रहा है हजूर, तो इसीलिए हम बोलना भी नहीं चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि अभी बोले कि हम पेट्रोल पंप दे दिए, हमको 10 पैक्स का नाम बता दें कि किस 10 पैक्स को पेट्रोल पंप दे दिए। अभी बोले कि उसको दवा का काम दे दिए, फलना का काम दे दिए। हमको 50 पैक्स का नाम बता दें कि किसको आप काम दे दिए। और आप हमको 500 पैक्स का नाम बता दें मंत्री जी, जो आपका 500 पैक्स प्रॉफिट में है, जो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह दे सकता है। बस इतना ही मंत्री जी से जानना चाहिए। इनका जो है ना, लगता है कि कुछ व्यवस्था जो है ना समझने बुझने की गड़बड़ा गई है। इनको यही नहीं पता है कि हम जवाब क्या दे रहे हैं। हमने कहा कि ये स्वतः संस्थान है, इनको पेट्रोल पंप चला रहे। अब सरकार पेट्रोल पंप कितना को दी लिस्ट मांग रहे हैं, दवाई का दुकान किसका दी लिस्ट मांग रहे हैं। अरे ये पैक, ये आपको उनके कार्य क्षेत्र में है, वो दवाई दुकान चला सकते हैं, औषधि केंद्र चला सकते हैं, पेट्रोल पंप चला सकते हैं। वे उनका जो प्रायोरिटी लिस्ट है सरकार ने उनको दिया, ये सब आप काम करिए और उससे व्यवसाय से आप अर्न करिए। जब हजूर सब भूखे ही मर जाएगा हजूर, तो फिर कौन पेट्रोल पंप चलावेगा, क्या करेगा? ये तो बेकार वाली बात है महोदय। सभापति महोदय, जवाब आ गया है। माननीय मंत्री जी से हम केवल एक ही आग्रह करते हैं कि कल आपने कार्यक्रम किया सभापति महोदय इसरो के डायरेक्टर साहब का, और उस कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन की भी चर्चा वहां पर स्लाइड में दिखाया जा रहा था। और इस बिहार में इतने लंबे अरसे के बाद 2007 में सभापति महोदय 2007 में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना हुई,
2010 में एसडीआरएफ, इसके पहले कोई चिंता किसी को नहीं रहता था, बाढ़ आया तो आया, भूकंप आया तो आया, जिसको जो मर्जी है मछली खाओ, जो मन है सो करो। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। हम माननीय मंत्री जी से केवल यह आग्रह कर रहे हैं, यह सही है कि हर एक जिला में आपने एसडीआरएफ की टीम बना दी, लेकिन भौगोलिक रूप से जो जिला बड़ा है, जैसे पटना जिला, अब पटना जिला में आप यह किए कि बाढ़ में अब एसपी बैठेंगे, बहुत सारा ऐसा जिला है जिसमें आपने ये तय किया, तो वहां का भौगोलिक क्षेत्र लंबा हो जाता है, गंगा का इलाका है सभापति महोदय, और एक एक थाने की रिपोर्ट मैंने देखा है, एक एक थाना में ऐसा घटना आया कि एक साल में 15 आदमी 20 आदमी डूब के मर गया। तो परेशानी लोगों की होती है। इसलिए भविष्य में माननीय मंत्री जी विचार करिए कि जैसे बाढ़ सब डिवीजन है तो वहां एक एसडीआरएफ की टीम रहे, जिससे बेगूसराय से लेकर के तमाम लोगों को, या आप जो भी निकटवर्ती स्थान है, अब 70 हम बेगूसराय भी कर रहे हैं, वही कर रहे, 70 से 100 किलोमीटर का रेडियस हो जाता है, तो एसडीआरएफ की टीम पहुंचने में लेट हो जाती है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि भविष्य में सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। अगर आपके पास कोई पत्र है एसएफसी का तो कृपया आप यहाँ पर पटल पे रखवा दीजिए। चलिए, हो गया नीरज जी का। सर ये तो बता दिए कि मेरी सरकार एनडीआर वाले कितने सजग है, इस चीज की चर्चा उन्होंने खुद की है। हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह बार बार कहा गया है कि राजकोष पर आपदा पीड़ितों का पहला अधिकार है। एनडीए की सरकार आपदा पीड़ितों की त्वरित राहत पहुंचाने हेतु प्रतिबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के पैटर्न पर बिहार में राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ का गठन वर्ष 2010 में किया गया। वर्तमान में एसडीआरएफ का उपलब्ध मानव बल के आलोक में राज्य के बाढ़ प्रलय और संवेदनशील जिलों में यथा पटना जिला सहित 22 अन्य जिलों में एसडीआरएफ के टीम प्रतिनियुक्त है। आमतौर पर घटनास्थल से निकटवर्ती आवासीय एसडीआरएफ के टीम को बचाव और राहत कार्य में लगाया जाता है ताकि न्यूनतम समय में लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। जिला में प्रतिनियुक्त टीम में के रिस्पांस क्षेत्र में संपूर्ण जिले का दायित्व होता है। प्रतिनियुक्ति टीम जिला पदाधिकारी के नियंत्रण में कार्य करती है एवं नियुक्ति एसडीआरएफ की टीम को जिला के अंतर्गत किस स्थान पर रखा जाना है इसका निर्णय संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा लिया जाता है। एसडीआरएफ टीम के अतिरिक्त एनडीआरएफ की एक टीम भी पटना जिला दीदारगंज में प्रतिनियुक्त है। इसके अतिरिक्त 2 टीम एसडीआरएफ के मुख्यालय बिहटा में रिजर्व रखा गया है जिसे आवश्यकता अनुसार जिले में प्रतिनियुक्त किया जाता है। हो गया ना। वर्तमान में समय राज्य प्रतिनियुक्ति टीम की तैनाती इस प्रकार से है। पटना गया 24 टीमों की अस्थायी रूप से प्रतिनियुक्त किया गया है। आपदा प्रबंधक विभाग जिला प्रशासन एवं एसडीआरएफ आपदा की त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु कृत संकल्पित है। धन्यवाद। चलिए, हो गया। अब प्रश्नोत्तर काल समय। अब माननीय सदस्यगण प्रश्न पूछते हैं तो सरकार का पूरा उत्तर सुनने का सब्र होना चाहिए, नहीं तो आपने देखा मंत्री जी को बीच में ही रुक के मैंने छोड़ना पड़ा। पूरे उत्तर सुनने का सब्र होना चाहिए। आपदा बीच में समाप्त हो गई। समाप्त।
चलिए, महोदय मेरा अंतिम माननीय जवाब अध्यक्ष मिले श्री तब सुना कुमार जाए। नागेंद्र जी, जी, जी। कोई भागवत पढ़ने लगे तब क्या किया जाए? माननीय मंत्री नगर विकास महोदय उत्तर आ गया है ना? जी जी उत्तर प्राप्त, संक्षेप में कीजिए। हाँ एकदम संक्षेप में महोदय उत्तर आ गया है महोदय। हम माननीय मंत्री जी से आग्रह कर रहे थे कि गया जिले में जो नगर प्रखंड में नैली पंचायत में जो डंप यार्ड है वो पूरा रिहायशी इलाका के बीच में है महोदय। हम चाहते थे कि उसको आप कहीं शिफ्ट कर दें, तो उत्तर आया है महोदय कि 35 वर्ष पूर्व, ये बात आज हम कर रहे हैं और पदाधिकारी लोग इसको 35 वर्ष पूर्व लेके चले गए। ये 35 वर्ष पूर्व बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई रिहायशी इलाका नहीं था, लेकिन हम माननीय मंत्री महोदय के आपके माध्यम से बताना चाहेंगे महोदय, गया और बोध गया लगभग पूरा भर गया है महोदय। इसी बीच में ये कचरा डंपिंग यार्ड है। हम मंत्री महोदय से आग्रह करेंगे, वहाँ आसपास में रहने वाले को काफ़ी कठिनाई हो रहा है। आप ठीक है सारा छिड़काव कर रहे हैं, सारी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन समय के अनुसार व्यवस्था में भी परिवर्तन होना चाहिए। समय 35 वर्ष पूर्व कुछ और था, आज कुछ और है। ये पूरा समझे, ये रिहायशी इलाका के बीच में है महोदय। हमेशा हर जगह परिवर्तन होता रहा है महोदय, इसीलिए माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करते हैं कि इस पर विचार कर देंगे। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि डंपिंग के बारे में हुआ था, एक क्वेश्चन आया था एम्स के लिए, और उसी दिन सब साफ हो गया। वहाँ के सभी डॉक्टर लोगों ने यहाँ धन्यवाद दिया था। उस धन्यवाद को मैं आप तक पहुँचाता हूँ कि आपने बड़ा अच्छा एक दिन में काम करा दिया। इसी उम्मीद से क्वेश्चन किए सभापति महोदय कि मंत्री जी काफी पॉजिटिव हैं। क्वेश्चन अब और ये समाप्त हुआ। अब शून्यकाल, जिन प्रश्नों को उत्तर प्राप्त हो उससे सदन की मेज पर रख दिया जाए। माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार। माननीय सभापति महोदय, नवादा जिला के नरहट प्रखंड के ग्राम पुनौल स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किराए के मकान में संचालित है। यह स्वास्थ्य केंद्र में पुनौल पुंथर से पूरा पंचायत के दर्जनों गांव के ग्रामीण इलाज कराने आते हैं, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र में न तो समय पर डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं, न ही पर्याप्त दवाइयाँ। यहाँ प्रतिनियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों की नियमित रूप से न आने के कारण अक्सर केंद्र पर ताला लटका रहता है, जिससे कारण गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को इस बदहाली का सबसे अधिक खमियाजा भुगतना पड़ता है। अतः मैं शून्यकाल के माध्यम से जनहित में पुनौल स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन निर्माण करवाने हेतु समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। ठीक। माननीय सदस्य श्री घनश्याम ठाकुर। माननीय सभापति महोदय, समाचार पर से मिली जानकारी के अनुसार मधुबनी जिला अंतर्गत राजनगर थाना के क्षेत्र के कोयलक स्थित प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर में 2-3 नवंबर 2025 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा लगभग 200 ग्राम सोने की मुकुट, लगभग 500 ग्राम चांदी के आभूषण, अन्य बहुमूल्य सामग्री एवं नगद राशि की चोरी कर ली गई। इस संबंध में राजनगर थाना कांड संख्या 465-25 दर्ज है, किंतु घटना के कई माह बीत जाने के बाद भी आभूषण की बरामदगी नहीं हो सकी है और न ही अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो पाई है। स्थानीय ग्रामीणों, पंचायत प्रतिनिधियों एवं मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर उच्च स्तरीय जांच एवं त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है। अतः शून्यकाल के माध्यम से उपयुक्त वर्णित घटना के में संलिप्त अपराधियों पर कार्रवाई करने हेतु सदन में सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। ठीक है। नीरज कुमार जी। सीतामढ़ी जिला में नियमित एवं नियोजित शिक्षकों को बढ़े हुए दर से आवास भत्ता का भुगतान किया जा रहा है, किंतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा नवनियुक्त प्रधानाध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षकों को स्व घोषणा पत्र की मांग की जा रही है, जो भेदभावपूर्ण एवं अनुचित है। सभापति महोदय, हम एक लाइन इसमें कहना चाहते हैं कि जब वहाँ कार्यालय है, कितनी दूरी पर उनका पदस्थापन है, ये तो सर्वविदित है। तो एक तरफ नियमित और नियोजित शिक्षकों को, पूरे बिहार की समस्या हो रही है, पूरे बिहार के अंदर में नियमित और नियोजित शिक्षकों के लिए
कोई परेशानी नहीं, इनको करा अंडरटेकिंग दीजिए। इसलिए मैं शून्यकाल के माध्यम से इसे तत्काल रोकने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग कर। ठीक है, दे दीजिए। माननीय सदस्य डॉक्टर उर्मिला ठाकुर। माननीय सभापति महोदय, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के छतौनी के मूल निवासी विकास कुमार पर सोमवार की देर रात बोरिंग रोड में 7 राउंड फायरिंग की, जिसमें 4 गोलियां विकास कुमार को लगी। गोली लगने के बाद विकास कुमार खून से लथपथ होकर गिर गए। विकास कुमार को कंकड़बाग के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। उनके परिजनों में हाहाकार मचा हुआ है। अतः मैं शून्यकाल के माध्यम से उपर्युक्त घटना की जांच करते हुए अपराधियों पर दंडात्मक कार्रवाई करने तथा इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति रोकने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करती हूं। ठीक। चलिए, ध्यानाकर्षण है श्री महेश्वर सिंह। जवाब भी आया है। जी, जवाब आया है। और जवाब में जो बेतिया राज्य का हमने जिक्र किया है, तो माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने लिखा है कि बेतिया राज्य के किसी भी जमीन पर किसानों को कोई नोटिस नहीं गया है महोदय। लेकिन हमारे पास यहाँ कागज मौजूद है जो श्री कृष्ण बाबू के समय में जमीन आवंटित कर दिया गया। 1946 से 1955 तक का लगान लेकर और किसानों को रैयत घोषित कर दिया गया। रजिस्टर 2 भी बनकर तैयार हो गया और यहाँ खतियान है, रजिस्टर 2 की कॉपी भी हमारे पास है, सब मौजूद है। और इस पर किसानों का खास महल करके कुछ करके जिसका कब्जा आज सैकड़ों बरिस से है, उस किसानों को उपसंहारता द्वारा यहाँ नोटिस दिया जा रहा है कि मकान तोड़ दो, जमीन खाली कर दो। यही बात हम महोदय आपसे जानना चाहते हैं। जब आपने कह दिया है कि बेतिया राज के जमीन पर कोई नोटिस नहीं जा रहा है, इसके पहले भी हजूर 27/3/25 को सदन में इस विषय पर बहस हुई थी। तो वर्तमान मंत्री जी ने कहा था जो भी किसान सरकार द्वारा तय नियम के अनुसार कब्जा नशी हैं, उनके पास सभी वैधिक दस्तावेज उपलब्ध हैं, उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेतिया लिए अधिनियम के बाद अब सरकार विस्तृत नियम भी बनाने जा रही है। यानी वो कहे थे कि जिसके कब्जा में जो जमीन है कागज वैध है, उस पर कोई नोटिस नहीं जाएगा। लेकिन हजूर आज देखिए ये नोटिस है आपको एडीएम का जो नहीं रहेंगे 11/12/25 को गया है कि जमीन और मकान खाली कर देना है। तो महोदय हमको स्पष्ट कर दीजिए इसको। पूछ महोदय, बेतिया राज और हम बेतिया से ही आते हैं। देखिए हुआ क्या कि बेतिया राज को जो साम्राज्य था वो 2 जिलों में बढ़ गया, पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण। राजा थे, पूरा साम्राज्य उन्हीं का था। राजा की मृत्यु होती है लगभग 1898 में। जब मृत्यु हो गई तो रानी थी। रानी उस हालात में नहीं थी कि वो साम्राज्य को चला सके। राजा थे, वो अपने साम्राज्य में बहुत जमीन दे दिए। तो राजा अपने साम्राज्य में जिसको जमीन दे दिए तो उसको तो मलिकाना हक हो गया, राजा थे। उसके बाद जो बची हुई जमीनें थी उसमें क्या हुआ कि जब अंग्रेज आ गए, अंग्रेज का शासन आ गया, कुछ कर्ज हो गया या रानी से साम्राज्य संभल नहीं रहा था, तो वो कुछ जमीन का बंदोबस्त अंग्रेज के नाम पे चला गया। जब अंग्रेजों के नाम पे चला गया, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 में, तो उस समय कोड ऑफ वार्ड्स बना, अंग्रेज उसी के तहत काम करते थे। तो जब अंग्रेज उसके मालिक हो गए तो अंग्रेज भी बहुत सारी बंदोबस्ती दे दिए, जमीन किसान के पास चला गया। 1952 में जब ब्लॉक बने, उस समय हुआ क्या देखिए,
ये 2024 में समाहित हुई है बिहार सरकार। मेरा स्पष्ट जवाब दे, सरकार जब 2024 में समाहित कर रही उस जमीन को अब हस्तांतरण करके ले रही, तो किस आधार पे 1952 से जब भी जमीन बेचा गया, खरीदा गया, एक दूसरे को हस्तांतरण किस आधार पे वसूली करती थी? वो रेवेन्यू जो आता था, अगर वो जमीन उनकी थी नहीं तो फिर किस आधार पे ट्रांसफर जब होता था जमीन लेती थी? रसीद कटता था, मालगुजारी का पैसा ली, सब ली। उसके बाद उसके कितने जमीनों पे अस्पताल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, तो किस आधार पे राजा के जमीन पे बिहार सरकार ने अस्पताल खोल के रखा, कॉलेज खोल के रखा? अगर रखा तो भाड़ा दे, 2024 तक भाड़ा दे, उस भाड़े का काम होगा। दूसरी बात, खोला तो खोला, 2014 में जमीन था महाराजा का, अस्पताल था महारानी के नाम पे, नाम था महारानी का, महारानी जानकी कुंवर महाविद्यालय। इस सरकार ने 2014 में उसकी नाम भी बदल दी। आप जीएमसीएच गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जमीन किसका? महाराजा का, नाम किसका? बिहार सरकार का। किस आधार पे किया गया? एक कहावत है महोदय कि माल महाराज का, मिर्जा खेले होली, तो माल तो यहाँ सही में महाराज का था, नाम ले लिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, नाम भी बदल दिया, मालगुजारी भी खाया, पैसा भी खाया बिहार सरकार। तो 2024 के पहले जितना पैसा कर के रूप में आया, पहले सरकार वापस करे, तब किसान से जमीन वापस होगी, तब हम किसान से जमीन लेने का हक है सरकार को। इस पे सरकार का हम जवाब चाहते हैं। नहीं महोदय, एक बार जवाब दे दीजिएगा। ये जो बताए हजूर, 1946 में बुझारत हुआ। बुझारत मतलब बूझ सूझ के जिस किसान का था वो रजिस्टर 2 कायम हो गया, और वो रजिस्टर 2 कायम करके उसमें टैक्स, और 1946 से 55 तक यह काम हुआ। 55 में रैयत घोषित कर दिया गया। जब घोषित कर दिया गया तो सैकड़ों वर्ष से जिस जमीन पर किसान रहते आ रहे, वो अंग्रेजों का था, किसका था? मंत्री जी ने क्वेश्चन किया है कि हमें बेतिया राज्य का 25,000 एकड़ जमीन है, तो अगर 25,000 एकड़ जमीन है जैसा सौरभ जी ने कहा है, तो पहले आप देख लीजिए कि कितना अस्पताल बना, कितना स्कूल बना। हमें नहीं कहते हैं कि उसका भाड़ा लौटाइए, पहले अपना देखवा लीजिए कि आपके कब्जे में कितना है, और तब बाकी ये जमीन खोजिए। लेकिन अगर उससे ज्यादा जमीन हो, जिसका बंदोबस्ती हो गया हो, जो रजिस्टर 2 पर चढ़ गया हो, जिसका आज तक रसीद कट रहा हो, हजूर अब किसी की बेटी की शादी ब्याह हो, कोई वहां जमीन बेच नहीं सकता है। एक धूर जमीन बेचने का अधिकार नहीं है। अब दाखिल खारिज नहीं हो रहा है लिखाने पर भी, ये स्थिति पैदा हो गई है। जब आपको बेतिया राज के जमीन से कह रहे हैं कि कोई मतलब नहीं है, हम परेशान नहीं कर रहे हैं, तो आप उस पर रोक क्यों लगाते? आज जमीन वो बिक्री नहीं हो रहा है, दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, छोटे जो किसान हैं, बेटी की शादी है, पिता का बीमारी है, हजूर परेशानी होती है, तो इस पर से आप रोक हटवाइए, और आप कितना पर काबिज है पहले उसको खुजवाइए, और किसानों को हजूर, आप तो इतना नाम आपका हो गया, सबके लिए न्याय कर रहे हैं, तो चंपारण के किसानों के लिए भी हजूर न्याय कर दीजिए। जो जिसके काबिज में है, जिसका नहीं कोई रजिस्टर है हजूर, तो रजिस्टर चंपारण को गांधी जी पर छोड़ दिया गया, तो सॉरी, तो दूसरा गांधी सर मंत्री जी बन जाए, माननीय मंत्री। ठीक है। सभापति महोदय, प्रश्न से ज्यादा बड़ा पूरक हो गया महोदय, और जवाब उस हिसाब से देंगे तो लगता है पूरा समय पार कर जाएगा। तो माननीय सदस्य का निर्देश है कि शॉर्ट में ही दिया जाए। तो महोदय, बंदोबस्ती के मामले में सभी साक्ष्यों के साथ दावा किए जाने की आवश्यकता होगी, जिसका नियमानुसार निष्पादन किया जाएगा महोदय। उनका भी यही कहना है कि नियमानुसार निष्पादन होगा महोदय, साक्ष्य के साथ होगा। वर्तमान में बेतिया राज एक्ट से संबंधित नियमावली बनाई जा रही है महोदय, और उस नियमावली का महोदय मेरे लिए भी ये नया विषय है, पूरी तरह से अध्ययन करेंगे महोदय। इससे जुड़े लोगों से भी मैं बात करूंगा महोदय। संबंधित जिले के जिलाधिकारी, कमिश्नर और जो लोग इससे जुड़े हैं, उनसे भी तथ्यों पर हम जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे महोदय।
महोदय, नियमावली में दावा, आपत्ति एवं सुनवाई की व्यवस्था की जा रही है महोदय। यदि कोई विधि सम्मत दावा पाया जाएगा तो उसकी मान्यता दी जाएगी महोदय, उनको घबराने की जरूरत नहीं है महोदय। जहां तक बंदोबस्ती का प्रश्न है, यह विधि सम्मत बंदोबस्ती होगा महोदय। और माननीय सदस्य जिस विषय से चिंतित है महोदय, थोड़ा जटिल है महोदय। सरकार चिंतित है, लोगों की सूचनाएं और कई प्रमाण है कि कुछ गलत तत्व के लोग जो उसके संदर्भ में आज लोगों को परेशान कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित कर रहे हैं। तो ये तमाम विषय को ध्यान में रख करके महोदय जो हम लोग निर्णय लिए हैं, ये महोदय वर्ष 1993 में तत्कालिक बेतिया राज महाराज के पश्चात 1 अप्रैल 1897 को कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अंतर्गत लाया गया। तब से बेतिया राज की संपत्ति की देखरेख एवं प्रबंधन कोर्ट ऑफ वार्ड्स के द्वारा किया जाता रहा है। अब महोदय, बेतिया राज की भूमि पर अतिक्रमण को हटाने हेतु संबंधित समाहर्ताओं को विभिन्न पत्रों के माध्यम से निर्देशित किया जाता रहा है महोदय, एवं समाहर्तों द्वारा कार्रवाई भी की जाती रही है। तो ये सारे विषय पर सरकार गंभीर है महोदय। पूरी गंभीरता से बहुत जल्द इस पर एक्ट बनाकर नियमावली के अनुकूल निर्णय लिया जाएगा महोदय। 31/12/2025 को नोटिस गया है, 1500 किसानों को नोटिस गया। हम मंत्री जी का स्वागत करते हैं जो निर्णय ले रहे हैं। जब तक आप पूरी जानकारी नहीं ले कृपया करके वापस नोटिस नहीं जा किसानों को। हाहाकार मच जा रहा है मंत्री महोदय। जो किसान, एक तो ऐसे किसान कितने प्रॉफिट लाभ में आपको पता है, लेकिन नोटिस बंद करवा दीजिए। जब तक आपका नियमावली नहीं बनता है तब तक जो नोटिस हुआ है उसको यथावत रखा जाए। और इसमें बहुत ढंग से, दूसरे ढंग से भी लोग काम कर रहा है। एक धुन नहीं है हमारे पास बेतिया राज। हम दिखवा लेते हैं महोदय, समाहर्ताओं के साथ हमारी बैठक होगी, कमिश्नर के साथ बैठक होगी, इस विषय पर भी हम लोग विचार करेंगे महोदय। ठीक, ठीक है, आ गया है ईमेल, आ गया ईमेल प्रोसीडिंग में, आपको उस समय छोड़ना पड़ेगा। माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार पांडे, कुछ आ गया है, जवाब आया है जी? नहीं आया है, जवाब नहीं आया है। महोदय, वस्तु स्थिति है कि वर्णित नाला की सफाई करा दी गई है महोदय। नाला का प्रवाह सामान्य रूप से हो रहा है। नाले के ऊपर कुछ एक जगह स्लैब टूटा हुआ था, जिसके स्थान पर नया स्लैब रख दिया गया है महोदय। ठीक, और अभी भी नाला ढका हुआ नहीं है महोदय। तो कृपया माननीय मंत्री जी किसी ईमानदार ऑफिसर से उसका जांच करवा लीजिए। ठीक है, देखवा लेते हैं महोदय। चलिए, प्रोफेसर संजय कुमार सिंह नहीं है, नहीं है। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी। महोदय, जो हमारा ध्यान आकर्षण पढ़ा हुआ इसको मान लिया। हाँ, नहीं, हम इसको पढ़ा ही मान रहे हैं सर। जवाब आया है ना? जो जवाब आया है सरकार का महोदय, इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक खरीफ विपणन मौसम में सभी राज्यों के लिए धान अधिप्राप्ति लक्ष्य एवं धान अधिप्राप्ति का अवधि भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि विगत 4 वर्षों में भारत सरकार द्वारा अधिप्राप्ति लक्ष्य 45 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया जाता रहा है, परंतु इस वर्ष राज्य अंतर्गत गत वर्षों की तुलना में धान के अच्छे, महोदय बहुत ध्यान देने वाली बात है कि धान ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि धान के अच्छे उत्पादन होने के बावजूद भी भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य के लिए धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 36,85,000 टन निर्धारित किया गया है। इस संदर्भ में आगे जो भी हो अपना जो इनका है सर, हमारा यही बात मूल जो मेरा जो ध्यानाकर्षण था उठाने का महोदय,
ये था कि जब और अन्य वर्षों की तुलना में हमारा उत्पादन धान का ज्यादा हुआ महोदय, सरकार का लक्ष्य कम हो गया, भारत सरकार किया, राज्य सरकार किया, ये तो सर अंदरूनी विषय है। अब स्थिति क्या हुआ हजूर कि जो पैक्सों को टारगेट दिया गया, इन्होंने लक्ष्य दिया, जिस पंचायत में अगर 1 लाख क्विंटल धान पैदा हुआ वहां पर लक्ष्य दिए 10,000। उसके साथ क्या समस्या आ गया महोदय कि अब हमको लक्ष्य है 10,000 क्विंटल, उत्पादन हुआ उस पंचायत में 1 लाख क्विंटल, तो हम किस किसान का धान लें और किसका नहीं लें। बहुत लोगों के घर में शादी होता है, श्राद्ध होता है, किसान क्या किया हजूर, किसान जो आपका अधिप्राप्ति का जो मूल्य है, न्यूनतम समर्थन मूल्य 2369 रुपया, बाकी तो 94 लोग बोलता है हजूर, 2.5 मतलब 100 के लिए 2.5 बोरा चाहिए एक तरह से, मतलब 3 बोरा से कम, और उसका ये लोग पैसा देता है 25 रुपया। वो तो खैर अलग विषय, उसमें विस्तार से जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। 100 रुपया में मिलता है किसान को, फिर भी उसको 25 रुपया दिया जाता है महोदय। तो समस्या यही है, जो हमारा मूल, जो हमारा ध्यान आकर्षण उठाने का जो मुद्दा है कि आज बिहार के किसान बदहाल हैं महोदय। पैक्स वाले लोग की स्थिति है अध्यक्षों की कि अब उसके साथ समस्या है कि किसका धान ले और किसका नहीं ले। 500 मूल्य जो अधिप्राप्ति मूल्य है उससे 500 रुपया नीचे रेट पे उसको बाजार में महोदय बेचना पड़ रहा है। पंजाब में हजूर, पंजाब की बात कीजिए, मध्य प्रदेश की बात कीजिए, गुजरात की बात कीजिए, सभी जगह 150 लाख टन मतलब 1.5 करोड़ टन वहां का लक्ष्य फिक्स किया गया। हमारे राज्य से वो छोटा राज्य है, वहां जिला कम है, पैदावार भी हमसे कम होता है। मध्य प्रदेश की वही हालत है, छत्तीसगढ़ में वही हालत है। तो महोदय, हम ये आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहते हैं कि आखिरकार दोनों सरकार आपकी है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी आप हैं, राज्य में भी आप हैं, तब आप बिहार के किसानों का टारगेट क्यों घटा दिया गया, लक्ष्य क्यों घटा दिया गया, और सरकार इस पर विचार करती है कि नहीं कि कम से कम इस वर्ष हम 50 लाख मैट्रिक टन धान किसानों से खरीदें और अवधि बढ़ाकर, जो 28 तारीख अंतिम तिथि है, कम से कम मैडम इसको बढ़ाना चाहिए, किसान के हित में बढ़ाना चाहिए, राज्य के हित में बढ़ाना चाहिए। विकसित बिहार है, आप विकसित किसान की बात करते हैं, किसानों के उत्थान की बात करते हैं, तो महोदय इसी पे हम चाहते हैं मंत्री महोदय का जवाब। सभापति महोदय, ये बात सही है कि इस बार धान की पैदावार में वृद्धि हुई है, इससे सरकार इनकार नहीं कर रही है, लेकिन लगातार भारत सरकार से हम लोग संपर्क में हैं। माननीय सदस्य की भावना से सरकार अवगत है। राज्य एवं किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए मैंने दिनांक 16 फरवरी 2026 को अपने विभागीय पदाधिकारियों के साथ भारत सरकार के माननीय विभागीय मंत्री एवं उनके पदाधिकारियों के साथ बैठक की एवं अनुरोध किया कि धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य खरीफ विपणन मौसम 2025-26 में 36,85,000 मैट्रिक टन से बढ़ाकर 45 लाख मैट्रिक टन किया जाए। माननीय केंद्रीय मंत्री के द्वारा बहुत ही सकारात्मक पहल करते हुए वर्तमान लक्ष्य 36,85,000 मैट्रिक टन को पूरा होने के पश्चात उन्होंने कहा सहानुभूति पूर्वक गंभीरता से विचार करने का आश्वासन भी दिया है। महोदय, सभापति महोदय, राज्य सरकार की एक और महत्वपूर्ण मांग की धान अधिप्राप्ति के अंतिम तिथि 28 फरवरी 2026 से बढ़ाकर 31 मार्च 2026 करने के बिंदु पर भारत सरकार के द्वारा सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि हम इसको बढ़ाएंगे। मैं पुनः यह दोहराना चाहती हूं कि राज्य सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने के लिए एवं पैक्स के हितों को संरक्षित करने के लिए कृत संकल्पित है। सभापति महोदय, मैंने विभागीय मंत्री जी से विस्तार पूर्वक चर्चा हुई और राज्य हित में, किसानों के हित में हमारी सरकार भी
संवेदनशील है और मिलने से पहले भी मैं कई बार पत्राचार के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से माननीय विभागीय मंत्री जी से वार्ता होती रही। हमने राज्य के किसानों के हित में, राज्य हित में सकारात्मक पहल करने के लिए भी प्रयास लगातार टिल डे से करते रहे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि पहले आप 36,85,000 मैट्रिक टन जो लक्ष्य है इसको आप पूरा करिए, इस पर हम लोग विचार करेंगे और अवधि भी बढ़ाने का उन्होंने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। उन्होंने कहा कि हम इसको बढ़ाएंगे। एक मिनट महोदय, ये बहुत ही व्यापक ध्यानाकर्षण है महोदय और पूरे राज्य के किसानों से जुड़ा हुआ है। मैडम का बड़ा ही हम सम्मान करते हैं, उसके दो कारण है। एक कारण तो है कि बाद में बताएंगे काहे हम और सम्मान करते हैं, वो आप भी समझ ही रहे होंगे अंदर अंदर। तो महोदय हम यार ये कहना है कि गत वर्ष हम लोग अभी तक मतलब 15 फरवरी तक जो बीत गया 15 फरवरी 39 लाख मैट्रिक टन आपने धान खरीदा था और अभी तक कितना खरीदाया महोदय? मात्र 26 लाख टन। ठीक है, 27 लाख टन। महोदय उस समय तक 15 फरवरी तक सीएमआर कितना गिर गया था? 10 लाख मैट्रिक टन। अभी कितना गिरा है महोदय? 4 लाख मैट्रिक टन। एक तो हल्ला करने वाले मंत्री हैं, चले गए, उन पर हम विषय पर बात भी नहीं करेंगे, उस समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो हजूर मेरा यही कहना है, हम किसी पर अधिरोपित नहीं करना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि आपकी जो चिंता है वही हम लोग जो इधर ना वाले लोग हैं, आप लोग हाँ हैं, हम लोग ना वाले हैं, हमारी भी चिंता वही है। और मैडम का भी जो रुख है वो सकारात्मक है। मैडम का भी फोटो हमने देखा है अखबारों में और इधर नकारात्मक है। तो महोदय हमारा ये कहना है कि मैडम अभी घोषणा कर दें सदन में कि जो लक्ष्य है वो बढ़ाया जाएगा, 45 लाख टन तक किया जाएगा इस वर्ष किसानों के कठिनाई को देखते हुए। और जो खरीद का जो तिथि है 28 फरवरी, इसको भी किसी भी तरह से राज्य सरकार इसको आगे इसकी भी तिथि बढ़ाएगी। बात हो ही रही, यही दो मैडम हम देखिए बात हो रही ये है, बोल रहे हैं कि सकारात्मक बात भी दे रहे हैं। बहुत क्षेत्र में सकारात्मक बात होती है महोदय, इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। आज हमारे राज्य के किसान 2022 में उसके आय को दुगना करने की बात था हजूर, अब तो फटेहाल हो गया है। 500 रुपया अपने निर्धारित मूल्य से कम रेट पर अपने धान को मार्केट में बेच रहा है महोदय। बहुत बुरी स्थिति है राज्य के किसानों की महोदय। आप भी उसी क्षेत्र से आते हैं, आप भी धान का जो कटोरा कहा जाता है महोदय उसी क्षेत्र से आते हैं और आप भी एक एक बात जानते हैं, लेकिन आप चूंकि न्याय की कुर्सी पर बैठे हुए हैं इसलिए आपको कुछ बोलना नहीं है महोदय। मेरा यही आपसे आग्रह है कि एक नियमन दे दिया जाए महोदय कि मंत्री महोदय। अब सुनील भाई इतना बोलते न है कि बतिये सड़क के निकल जाता है। इस सदन है, हम लोग माननीय हैं, माननीय ऐसा सवाल होना चाहिए, जवाब होना चाहिए। सभापति महोदय आपके माध्यम से हम भी खाली जानना चाहते हैं मंत्री महोदया से कि जैसे पैक्स को सीसी मिलता है, ब्याज के द्वारा ब्याज लगता है, सीआरएम गिरा नहीं, एफआरके आया नहीं, तो ब्याज का देनदारी किसकी होगी? क्या सरकार? ये बात कहाँ बोल रहे हैं? बात तो आप खाली चलिए आ गया बात, अब बोलिए सभापति महोदय। ये बहुत गंभीर मामला है। बोलिए, आपका बात गंभीर बात आ गई ध्यान में। एफआरके भी जो आ रहा है वो मात्रा कम है, इसमें तो पैक्स के दोष है नहीं, मिलर का दोष नहीं है। और वही एफआरके जब कम आ रहा है तो वहाँ एसएफसी डीएम का व्यवसाय हो जा रहा है। बड़ा मिल छोटा मिल ज्यादा जो पैसे जो अधिक ज्यादा करेगा उसको ज्यादा मिलेगा। अब टाइम खत्म हो रहा है, इनको बोलने दीजिए। हम हमारा एक ले लिया जाए। हाँ, एक ले लिया जाए महोदय, एफआरके का बात ही चला है तो धाने पर न जुड़ा है। तो हमारी बात आसन से आए, आसन से हम कह रहे हैं सर। हमारा कहना है वो धान जो अभी 36 लाख कुछ मैट्रिक टन लक्ष्य है और 27 लाख मैट्रिक टन गिरा है, इसका कारण क्या है? हम पहले ही सवाल में कहे हैं और माननीय मंत्री जी नहीं थी, तो हमारा ये कहना है कि जो टेस्ट होने चावल एफआरके दिल्ली जाता है,
पहले हजूर 24 घंटे के अंदर में आ जाता था, आज 15-20 दिन लग रहा है। क्या इस लैब को हम पटना में नहीं खोल सकते हैं? और ये मूल कारण है, ये तो बात आ गई है। आ गई सर, तो पहले सवाब में आया था, वो मंत्री जी नहीं थे। तो हमारा ये कहना है कि लैब यहाँ खोलना और आसानी से एफआर के उपलब्ध करा देंगे तो निश्चित रूप से टारगेट पूरा होगा। और टारगेट पूरा ये 10 दिन में नहीं होगा। मैं सुनील बाबू का समर्थन करता हूं कि इसके लिए टाइम और अलॉटमेंट दोनों बढ़ना चाहिए। ये बात आ गई है, पहले भी आ गई है। इशू बस एक ही है, इशू यह है महोदय, नहीं 2 मिनट में हो जाएगा ना, महोदय। 2 मिनट नहीं, समय से हाँ महोदय, इशू या तो इसको आप हाफ टाइम के बाद कर दिया जाए महोदय। आप तो ये कर दिया जाएगा रही महोदय, तो 2 मिनट का मामला है। हमारा बस एक ही इशू है कि सही में बाकी सदस्यों ने कहा कि अरवा चावल जो नहीं गिर रहा है, जिसके चलते पैक्सों का पैसा पेंडिंग है महोदय, जिसके चलते और धान खरीद नहीं हो पा रहा है, तो जब तक सीएमआर नहीं गिरेगा, पैक्सों को उसका भुगतान नहीं मिलेगा, तब तक आगे खरीद नहीं होगा। मैडम यही सही बात है। तो इसके लिए एफआरके आता है प्रॉब्लम। चूंकि एफआरके से संबंधित नहीं था महोदय, इसलिए हम वो सवाल नहीं कर रहे थे। तो जब तक एफआरके उपलब्ध नहीं होगा तब तक सीएमआर गिराना संभव नहीं होगा। उसके लिए भी माननीय मंत्री महोदया को, इसके लिए भी आपको भारत सरकार से बात करना चाहिए। ठीक। अब ये 9वां नंबर संतोष कुमार सिंह का है, वो 25 तारीख को आएगा ना? नहीं है, नहीं 25 तारीख को आएगा, सरकार की तरफ से आया। अब सदन की कार्रवाई 2:30 बजे अपराह्न तक के लिए